आज हम शेमुखी संस्कृत कक्षा 10वीं द्वितीय भाग उसका प्रथम पाठ हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुचि अर्थात शुद्ध, पर्यावरणम मतलब शुद्ध पर्यावरण। यहाँ पर कवि ने कहा है कि आजकल शहरों में यांत्रिकी बाहुल्य मतलब यंत्रों का जो बाहुल्य है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के साथ साथ ये है कि यहाँ का जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। तो ये बढ़ते यांत्रिक बाहुल्य से जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो कवि यहाँ पर समझा रहा है और कह रहा है कि अब तो मैं गांव की ओर रुख करूं ताकि मुझे वहां का शुद्ध पर्यावरण मिले, वहां आम की और पीपल की ठंडी छांव मुझे मिले और चंपा चमेली की खुशबू मुझे मिले। तो यहाँ पर इस पाठ में शुद्ध पर्यावरण के बारे में आपको समझाया जा रहा है, और जो इसके शब्दकोश है वो आप देखें। जहाँ तक कुछ शब्दों का मैं यहाँ पर आपको अनुवाद बताऊंगी, और श्लोक है प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक, एक क्रमशः आपको बताती जाऊंगी। आप इसे समझिए, आपको कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के ल सल्लतिका, ये मैं आपको अलग अलग में आपको समझा रही हूँ ताकि आप भी इसका जो है शुद्ध तरीके से उच्चारण करें। ल सल्लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों के यांत्रिक बाहुल्य के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है। कहने का तात्पर्य है कि जो यंत्रों का बाहुल्य, ये जो आवागमन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पर वायुमंडल के साथ साथ भूमंडल दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। इससे मानव जीवन भी असुरक्षित हो गया है। इन सब कष्टों से बचने के लिए कवि महानगरी असुरक्षित जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों की मधुर गुंजार से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त कवि कविता के अंतिम पद्य में मानव मात्र के स्वस्थ जीवन तथा उसके शतायु होने की कामना करता है। वह प्रदूषित वातावरण में जीते जी मरने की या अकाल मृत्यु की इच्छा नहीं करता। यह मैंने आपको इस पाठ की भूमिका आपको समझाई है कि कवि क्या चाह रहा है। इसका प्रथम श्लोक जो है आप देखिएगा, मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूं। प्रथम पंक्ति का अर्थ है, यहां महानगरों में जीवन दुभर हो गया है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यहां महानगरों में जीवन दुभर हो गया है। अब तो प्रकृति तथा स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगर में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ तथा शरीर को पिसता हुआ सदैव कुटिलता से टेढ़ा घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ही न हो जाए। जैसा कि अभी आपको मैंने भूमिका में बताया है कि जो यांत्रिकी बाहुल्य है वो बढ़ता जा रहा है, उससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो पहिया, लोहे का पहिया घूमता जा रहा है, मतलब जितना यांत्रिक बाहुल्य बढ़ता जाएगा तो उतना ही पर्यावरण भी दूषित होता जाएगा और ये लोगों के विनाश का कारण न बन जाए। अगली पंक्तियों में श्लोक नंबर 2, यहाँ पर सैकड़ों मोटर कारें काजल जैसा गंदा धुआं उगल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी है, ये आवागमन के साधन जो भी है, यांत्रिक साधन जो भी है, ये धुआं उगलते हैं और ये धुआं जो है पर्यावरण को दूषित करता है।
रेलगाड़ियां धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की भी यहाँ पर अनंत पंक्तियां हैं, अतः चलना भी कठिन है। तीसरा श्लोक है यहाँ पर, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और अब जल भी स्वच्छ नहीं है। खाद्य पदार्थों में अन्य पदार्थों की मिलावट है। पृथ्वी गंदी हो गई है। संसार में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करनी चाहिए। यहाँ पृथ्वी गंदी हो गई से तात्पर्य है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ जो भी जिन पदार्थों का आपने उपयोग किया है, चाहे वो प्लास्टिक हो, जिसे प्लास्टिक से तो सबसे ज्यादा पृथ्वी जो है प्रदूषित हो रही है, तो ये हमारे ही द्वारा यह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो यह एक विचारणीय बात है, हमें विचार करना चाहिए और साथ में पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए भी हमें कार्यरत रहना चाहिए। ये सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की नहीं है, समस्त संसार के सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को दूषित ना होने दें, हमारी पृथ्वी को भी दूषित ना होने दें, क्योंकि पृथ्वी के माध्यम से ही तो हमें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता होती है। अगर खाद्य पदार्थ दूषित होंगे तो हमारा स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। तो हमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों को ही स्वच्छ रखना है और इसकी जिम्मेदारी हमें बखूबी निभाना है। चौथे श्लोक का अर्थ है यहाँ पर कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। कवि कहता है कि आप मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। गांव की सीमा पर मैं जल से भरे झरने, नदी तथा तालाबों को देखना चाहता हूँ। मैं एकांत शांत वन में क्षण भर बिताना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं अब ऐसा चाहता हूँ। पांचवें श्लोक का अर्थ है कि हरे भरे वृक्षों की, हरी भरी लताओं की मनोहर माला तथा वायु द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्णनीय है। आम के वृक्ष के साथ चमेली का सुंदर संगम हो, मैं ऐसा चाहता हूं। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्राकृतिक वातावरण जो गांव में हमें सुलभ आसानी से प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा की है कि गांव में हमें हरे भरे वृक्ष मिलते हैं, हरी भरी लताएं हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ की वायु जो है फूलों से सुगंधित होती है और वहाँ के जो आम है उसकी शीतल छाया में जब हम बैठते हैं तो एक हमें सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर गांव के प्राकृतिक वातावरण को भी यहाँ पर कवि ने बताया है कि वहाँ का वातावरण मन को मोह लेता है। अब यहाँ पर है छठे श्लोक का अर्थ कि हे बंधु, पक्षियों के समूह में मधुर कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश में मुझे ले चलो। आप कभी शाम को घूमते हुए निकले आप तो आप देखेंगे कि पक्षियों का जो कलरव है वो मन मस्तिष्क को एकदम शुद्ध कर देता है और जो उसका कलरव है वो बहुत ही सुखद और मन को सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला होता है। नगर के शोरगुल से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर लो और चकाचौंध भरी दुनिया जीवन से सुख का विनाश न करे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि सुख अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, और अगर हम चकाचौंध भरी दुनिया से जीवन अगर हम चाहते, चकाचौंध भरी दुनिया का जीवन अगर हम जीना चाहते तो सिर्फ हमें विनाश की तरफ ले जाएगा, इससे सिर्फ हमारा विनाश ही होगा। यहाँ पर अंतिम श्लोक है, उसमें दिया हुआ है कि लताएं, वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे ना पिसे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निर्माण, नवनिर्माण और प्रगति ये हमारे लताएं वृक्ष को पत्थर के नीचे दबाए जा रहे हैं, अर्थात इनका जो है दोहन होता जा रहा है, कटते जा रहे हैं और वहां पर जो है सड़कें बनती जा रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि पथरीली सभ्यता प्रकृति में को अपने आप में न संभाले। जो पथरीली सभ्यता है, पत्थरों से भरी जो है सभ्यता है, ये हमारी प्रकृति का विनाश का कारण है। लोगों के स्वभाव में हृदयहीनता, अविनम्रता आदि न आ जाए।
जो पथरीली सभ्यता है, तो स्वाभाविक है कि लोगों के हृदय में हृदयहीनता है, तभी तो वृक्षों को काट देते हैं। अगर उनमें यह होता कि नहीं, हमें वृक्षों में भी जीवन होता है, तो वह वृक्षों का विनाश न करते। मैं मनुष्यों के जीवन की कामना करता हूँ और जीवित रहते हुए मृत्यु में नहीं जाना चाहता, अर्थात मैं अकाल मृत्यु नहीं चाहता, क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रकृति का दोहन होगा तो मनुष्य अकाल मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाएगा और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमें संवेदना अगर रहे तो हम औरों की भी संवेदना को हम समझ सकते हैं, पेड़ पौधों की संवेदना को समझ सकते हैं, हम मुख्य प्राणियों की सभ्यता को हम समझ सकते हैं। तो पेड़ों के विनाश के साथ साथ हम पशु पक्षियों के आश्रय स्थल को भी तो छीनते जा रहे हैं। हम कलरव कहाँ सुन पाएंगे? हम पशु पक्षियों की जो गुंजित करती हुई यह हमारे पर्यावरण को जो एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है, इससे हम वंचित हो जाएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहे कि हम अपनी प्रकृति को नष्ट ना होने दें, हमारे भूमंडल और पर्यावरण को दूषित ना होने दें। तो आइए हम इसके लिए हम पर्यावरण और भूमंडल दोनों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास करें।